हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रेरणा और आज आप देखेंगे मेरे साथ एमपी हाई कोर्ट द्वारा आयोजित एमपी सिविल जज 2018 पेपर को। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपको सॉल्व करवाया था एमपी हाई कोर्ट 2019 का पेपर और एमपी एडीपीओ 2016 का पेपर और भी पेपर सॉल्व करवा चुका हूं, जैसे कि हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ सिविल जज का। लेकिन उससे पहले बात करूं तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास पूरी वीडियो आ पाएँ। तो शुरू करते हैं। एमपी हाई कोर्ट द्वारा आयोजित पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम सिविल जज कहते हैं। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह पेपर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी हाई कोर्ट 150 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स का इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अगर आपने एमपी हाई कोर्ट सिविल जज का सिलेबस आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उस पर जाकर आप एमपी हाई कोर्ट का सिविल जज देख सकते हैं और प्लेलिस्ट पर जाकर आप देखिए, क्योंकि इसमें आपको जज की तैयारी की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। और अगर आप सिविल जज की तैयारी करना चाहते हैं तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप कि एमपी हाई कोर्ट सिविल जज का एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी, और जिसमें दो शिफ्टों में यह पेपर होता है। तो सबसे पहले हम शिफ्ट 1 पेपर की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आता है 10 मार्क्स का। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसके ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल या इंटर स्टेट काउंसिल। तो आपको एक बात बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। सबसे पहले अगर आपको यह पता है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर करवा सकता था, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ क्योंकि आप एक बार ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी बनने लगेंगे, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मतलब आपके लिए 5 गुना फायदा इस वीडियो को देखने के साथ मिल रहा है। तो प्लीज़ पूरी देखिए वीडियो, क्योंकि अगर आपको सिविल जज बनना है या एडीपीओ बनना है तो आपके लिए पेशेंस की ज़रूरत होगी, जिसे हम धैर्य करते हैं। और पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। तो मैंने जहाँ से कि हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, मैं आपके लिए एक ट्रिक देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप पे बनने लगेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र है। अब नीति आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर बनी है। आप जानते हैं 2014 में इसका नाम चेंज किया है, 1 जनवरी 2015 से शायद आई है, आप चेक कर लीजिए। तो नीति आयोग, और कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है और यूपी जुडिशरी में आ चुका है शायद कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का। तो नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि नीति आयोग का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। 395 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इनमें कहीं भी जिक्र नहीं है। जबकि इलेक्शन कमीशन का एक आर्टिकल प्रॉपर में डिफाइंड किया गया है। कई बार आया है कि इलेक्शन कमीशन किस सेक्शन में डिफाइंड है, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की पावर वगैरह सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, और जीएसटी काउंसिल के भी डिफाइंड है और इंटर स्टेट काउंसिल के भी डिफाइंड है। क्योंकि आपको पता है कि एक अमेंडमेंट हुआ था 101 अमेंडमेंट, उसी में यह जीएसटी वगैरह जोड़े गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, तो आप 240p या 360p में वीडियो को देखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद उनका के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 15(1)(a) डज नॉट इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटी। इससे पहले मैं आपको बताऊं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और मैं 2019 का मैंने सिविल जज का पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें भी मैंने फंडामेंटल ड्यूटी डिटेल में बताई थी। इस वीडियो में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप यह चैनल छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने से आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में है। कई बार क्वेश्चन आया कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में थी 1950 में, तो 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। जी हाँ, यह अमेंडमेंट्स जोड़ी गई। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस अमेंडमेंट्स जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई 42nd अमेंडमेंट 1976 से। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीधा पेपर सॉल्व करवा सकता था। लेकिन अगर आप यूपी जुडिशरी और दिल्ली जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी हाई जुडिशरी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप रटेंगे तो। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रटने में कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझने में फ़ायदा है। तो 1976 में हमारे यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस देश से फंडामेंटल ड्यूटी ली गई, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी है 2019 के पेपर में, तो सोवियत संघ से जोड़ी गई थी, यूएसएसआर से। जब भी वो यूएसएसआर था और 91 में जाकर उसका टूटा गया, 91 और 92 में यूएसएसआर टूट गया और कई बड़े देश स्वतंत्र हो गए, और रसिया एक देश थे, रसिया बन गया यूएसएसआर और बाकी 5 देश स्वतंत्र हो गए।
तो किस और क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किस कमेटी की सिफारिश पर जोड़ी गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह रिकमेंडेशन कमेटी, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनकी सिफारिश पर यह जोड़ी गई थी। तो अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या उनका के अंतर्गत उल्लेखित मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, उनमें से एक इनमें से हमें चुनना है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। मतलब इसमें 3 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। अब पहली है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संप्रभुता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। और सेकंड है टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो, मतलब आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करे। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको बताऊं, संप्रभुता सबसे बड़ी चीज़ होती है एक राज्य की, तो संप्रभुता हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करना ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, क्योंकि 1965 और 1971 के युद्ध में कई बार मतलब इनके प्रश्न उठे थे कि फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी हैं, इसीलिए 1976 में यह जोड़ी हैं। नेक्स्ट है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, मतलब हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करे यह नहीं जोड़ा गया है अभी, तो अभी यह फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदान करने का अधिकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, यूपी जुडिशरी में भी पूछा जा चुका है और बिहार जुडिशरी में भी, कि द राइट टू ऑफ अ वोट इन इंडिया है। राइट टू वोट क्या है? ऑप्शन है फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है। राइट एक राइट एक अलग से पढ़ाया जाता है, अगर आप LLB कर रहे हैं, ह्यूमन राइट इसीलिए पढ़ाया जाता है, वो काफ़ी ब्रॉडर विषय है, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि यह पार्ट 3 में नहीं है, नेचुरल राइट भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है, यह एक लीगल राइट है। और राइट टू वोट एक लीगल राइट है। तो लीगल राइट मतलब विधिक अधिकार। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भारत में मतदान करने का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार नहीं है, स्वाभाविक अधिकार भी नहीं है, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, तो यह क्या है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। कई बार आया है, कन्फ्यूजन करने के लिए आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट में क्या है, तो यह एक लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 भारत के संविधान के संबंध में सत्य व सही है? ऑप्शन है यह वर्ग विधान को मना करता है, नेक्स्ट है यह युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, नेक्स्ट है यह वर्ग विधान को मना करता है तथा युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। Which one of the following is true and correct regarding Article 14 of the Constitution of India? अब ऑप्शन नंबर 1, it forbids class legislation, next it allow reasonable classification, next both it forbids class legislation and allow reasonable classification, option none of these। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, both it forbids class legislation एंड अलो रीजनेबल क्लासिफिकेशन, मतलब यह वर्ग विधान को मना करता है तथा युक्तियुक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है। तो यह आर्टिकल 14 में है कॉन्स्टिट्यूशनल, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे JN पांडे से या किसी और बुक से, तो उसमें आप इसको डिटेल में पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली बार भी पूछा गया था, लॉ कलर में पूछा गया था। ये लॉ कलर का पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया है, उसमें मैंने आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जीओपार्डी? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? मैं आपको लिए प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं ज़्यादा महत्व इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे और आप मेन पेपर जब उठा के देखेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जुडिशरी में लॉ में क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। सिर्फ एक जनरल नॉलेज का पेपर है जो हम कह सकते हैं अप्रत्याशित है, इसीलिए IAS के एग्जाम को कहा जाता है कि काफ़ी अप्रत्याशित है, क्योंकि उसमें GK होता है और GK काफ़ी ब्रॉडर है, कहीं से भी पूछा जाता है। लेकिन लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको यह सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यह ही है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दोहरे संकट के सिद्धांत को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आर्टिकल 22(2), 21(2), 20(2) या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 22(2). अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत इज गिवन इन ब्लैंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पंचायतों के गठन से संबंधित भारतीय संविधान का उल्लेख है। अब ऑप्शन है आपके लिए आर्टिकल 243B, 243O, 243W और 243A। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 243B, मतलब अनुच्छेद 243 खा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड बर्ड लाइफ इज, मतलब पर्यावरण का हमें संरक्षण करना, यह क्या है? मौलिक कर्तव्यों में से एक है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी
डीपीएसपी है या डीपीएसपी फंडामेंटल दोनों है या नन ऑफ दी। तो राइट आंसर है बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये हमारा नीति निर्देशक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 2 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन नंबर 4 है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मतलब ओनली डी, मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। यह हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको एक बात बता दूँ, 42वें अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसे जोड़ा गया था, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, और एक डीपीएसपी में से जोड़ दिया गया है। कई बार ऐसे मांग चल रही है कि इसे फंडामेंटल राइट में जोड़ा जाए, इसीलिए पूछा जाता है बार बार। आप चीज़ों को करंट से रिलेटेड करके देखा करेंगे और आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो मैं पेपर कभी नहीं भूलूंगा। आप भी डिटेल में पढ़िए, आप पेपर कभी नहीं भूलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। फिर से यह क्वेश्चन आ गए, तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन 3 के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके जाइए। आप एमपी सिविल जज में कॉन्स्टिट्यूशन में 10 में से 10 लाएंगे, ये मेरा वादा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है, मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी। अब ऑप्शन है आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब ग्राम पंचायतों को संगठन करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डीपीएसपी, कौन सा इनमें से डीपीएसपी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एक डीपीएसपी है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये भी डीपीएसपी है, ये आर्टिकल 50 में है। और राइट टू बैक टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस ये भी एक डीपीएसपी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ओनली फॉर सिटीजन के लिए, नॉन सिटीजन के लिए नहीं है, इसलिए डीपीएसपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पीपल ऑफ इंडिया हैव द रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को क्या बनाने के लिए संकल्प किया है। इससे पहले मैं बताऊं, मैंने आपको प्रीएम्बल काफ़ी डिटेल में पढ़ाई है, प्रस्तावना क्या है, क्यों है, भारत के संविधान में है या नहीं है, कौन सा केस ला है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा है। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा तो काफ़ी डिटेल हो जाएगी, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन सर्च कीजिए मेरी प्ले लिस्ट में, और आप पूरी डिटेल में यह प्रीएम्बल पढ़ सकते हैं। आप अगर एलएलबी की स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार प्रीएम्बल देखिए, एक बार इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रीएम्बल नहीं देखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ऑप्शन में है प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या प्रभुता संप्रभुता है, यहाँ पर प्रभुता लिख दिया है उन्होंने, संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या प्रभुता संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया क्या है, इंडिया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे जो 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा प्रीएम्बल में जोड़े गए, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं सीपीएससी के क्वेश्चन की। तो मैंने आपको बताया था टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं एमपी जुडिशरी एग्जाम में। अब बात करते हैं हम सिविल प्रोसीजर कोड की। तो सिविल प्रोसीजर कोड के 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सीपीसी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 एक्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो है सिविल प्रोसीजर कोड जो 15 मार्क्स का आता है, आईपीसी 15 मार्क्स की आती है, एविडेंस 15 मार्क्स का आता है, और सीआरपीसी 15 मार्क्स की आती है, और कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का। इन 5 सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस कर लेते हैं तो आपको जुडिशरी निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जीके एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, उसके मार्क्स आने की संभावना हम गारंटी 100% नहीं बोल सकते, जबकि इनमें हम कह सकते हैं। तो सीपीसी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डिक्री फॉर इंजेक्शन इफ नॉट ओबेड, मतलब व्यादेश की डिक्री का आज्ञानुवर्तन नहीं किया गया है तब क्या होगा। ऑप्शन है इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, और सेकंड ऑप्शन है इज एग्जीक्यूटेबल बाय डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेप्टर इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। थर्ड है इज एग्जीक्यूटेबल बाय फाइलिंग अ पिटीशन अंडर ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ द सीपीसी। नेक्स्ट है इज एग्जीक्यूटेबल बाय फाइलिंग अ फ्रेश सूट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सीपीसी से पूछा गया था कि डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज एग्जीक्यूटेबल। ऑप्शन है बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और बाय डिटेंशन इन सिविल प्रिजन और बाय बोथ। सेकंड ऑप्शन है बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, थर्ड है बाय इम्प्रिजनमेंट, और फोर्थ है बाय ग्रांटिंग अ डिक्री फॉर डाइवोर्स।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाय अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति की कुर्की के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्रोमाइज अंडर ऑर्डर 23 रूल 3 ऑफ द सीपीसी। निम्न में से कौन सा कथन आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत समझौते के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है पक्षकार के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए या लिखित एवं विधिपूर्ण करार से संबंधित हो। थर्ड ऑप्शन है यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही हो जो दावे की बात की विषय वस्तु हो। ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय संविदा अधिनियम के तहत यदि समझौता शून्य करनी है तब इस नियम के तहत भी शून्य करनी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है और यह आवश्यक है कि समझौते की विषय वस्तु वही हो जो दावे की बात की विषय वस्तु है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। It is required that subject matter of the compromise is the same as the subject of the matter of the suit। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है जहां बाद आदेश 9 नियम 8 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज कर दिया जाता है वहां उसी बाद हेतु के लिए बाद। यह क्वेश्चन कई बार आया है, यूपी जुडिशरी में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 8 ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ द सीपीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम केस ऑफ एक्शन द प्लेंटिफ। ऑप्शन है shall be precluded from bringing a fresh suit। ऑप्शन नंबर 2 may bring a fresh suit subject to the law of the limitation। ऑप्शन नंबर 3 may not apply to set aside the dismissal order। ऑप्शन नंबर 4 may bring a fresh suit। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 shall be precluded from bringing a fresh suit। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रोसीजर कोड में कि डिसीजन और फाइंडिंग गिवन बाय कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, मतलब बिना अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय और निष्कर्ष क्या होगा? तो ऑप्शन है सभी परिस्थितियों में प्रांगणिक परिचालन होगा या परिचालन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट ऑपरेट एस रेस जुडिकाटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो 60 नंबर का क्वेश्चन की विभिन्न शहरों में स्थित संपत्तियों के विभाजन का बाद, मतलब सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन डिफरेंट सिटीज। तो इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था कि कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन अ सिटी वेयर एनी प्रॉपर्टी आर सिचुएटेड, मतलब संस्थित किया जा सकता है जिस शहर में कोई भी संपत्ति स्थित हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल धारा 148 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन न्यायालय द्वारा कुल कितने से अधिक समय बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर और राइट इसके ऑप्शन है आपके लिए 90 दिवस, 60 दिवस, 45 दिवस या 30 दिवस। क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 148 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ द कोर्ट कैन एनलार्ज द टाइम नॉट एक्सीडिंग इन टोटल 90 डेज, 60 डेज, 45 डेज या 30 डेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 30 डेज। ये मैंने हाई कोर्ट लॉ क्लर्क में भी करवाया था, उसमें भी यह क्वेश्चन आया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सूट में भी डिफीटेड ड्यू टू, ये बाद इसलिए विफल हो सकता है कि, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके लिए हर क्वेश्चन के बाद यह कहता हूं कि यह इस एग्जाम में आया है कि आप समझें कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। मैं हर क्वेश्चन में बता सकता हूं कि यह इस जुडिशरी एग्जाम में आया है, इस जुडिशरी एग्जाम में, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि सर हर वीडियो में बताते हैं, वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। आपको जानकर है आश्चर्य होगा कि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। एक वीडियो में बताऊँगा उसमें मैं आपको पूरे बता दूंगा, यह हर क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ है। अब बात करते हैं के बाद इसलिए विफल हो सकता है कि सूट में भी डिफीटेड ड्यू टू, ऑप्शन है नॉन ज्वाइंडर ऑफ प्रॉपर प्रॉपर्टी, मिस ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी प्रॉपर्टी, नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी प्रॉपर्टी और मिस ज्वाइंडर ऑफ प्रॉपर प्रॉपर्टी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं किया जा सकता जब तक अवसान न हो गया हो, मतलब सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट शैल नॉट बी इंस्टीट्यूट अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ, ऑप्शन है 1 month नेक्स्ट आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड, 3 month आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड और 2 month आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड और 6 month आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड। अब यह क्वेश्चन कई बार आया है, 5-6 बार मैं पढ़ चुका हूँ, अगर आप वीडियो मेरी रेगुलर देख रहे हैं तो, कि सरकार के विरुद्ध वाद नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर 2 month आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड, मतलब लिखित सूचना प्रदत्त करने के 2 माह के पश्चात। अगर आपको आवाज़ मेरी तेज लग रही है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसको कम 0.75 मोड में देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं तेज पढ़ाऊँ, मद्दा पढ़ाऊँ या कैसा गलत पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होता। अब यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई। ऑप्शन नंबर 1 टू रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर 2 टू इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3 टू डिसमिसल ऑर्डर अंडर 7 रूल 3 और नेक्स्ट है टू एक्स पार्टी जजमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टू रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मतलब हैबियस कॉर्पस की रेट पर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर। पहला ऑप्शन है राइट टू शेयर इन ऑफरिंग इन अ टेम्पल। ऑप्शन नंबर 2 राइट टू टेक आउट प्रोसेशन। ऑप्शन नंबर 3 राइट टू वर्शिप इन अ टेम्पल। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, मतलब मंदिर के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार और मंदिर में पूजा करने का अधिकार, इनमें से सभी यह दीवानी प्रकृति के हैं। तो है आप ध्यान रखिए, कहीं कहीं आ जाएगा जुलूस निकालने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, कई बार आएगा, वो आया है। यहाँ बात करते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन की, और यह है कि आदेश 20 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार डिक्री में तारीख होगी। ऑप्शन नंबर 1 उस दिन को जिस दिन निर्णय सुनाया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है उस दिन को जिस दिन डिग्री बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 उस दिन को जिस दिन दावा पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 उस दिन को जिस दिन अंतिम तर्क सुने गए हैं। तो क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 20 रूल 7 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड द डिग्री शैल बियर द डेट ऑफ। ऑप्शन 1 है द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। ऑप्शन नंबर 2 द डे ऑन विच द डिग्री वाज मेड। ऑप्शन नंबर 3 द डे ऑन विच द प्लेंट वाज फाइल्ड। ऑप्शन नंबर 4 द डे ऑन विच फाइनल आर्गूमेंट वाज हियर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, मतलब उस दिन जिस दिन निर्णय सुनाया गया है। अब बात करते हैं 23वें नंबर की क्वेश्चन की, जहां पर एक दावा आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उपसमित अथवा खारिज होता है तो उसी बात कारण पर क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है न्यायालय की पूर्व अनुमति से नया वाद दायर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है कोई नया वाद नहीं लाया जा सकेगा। नो प्रेस सूट शैल बी ब्राउट। तो यही राइट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की कि विचारण की संक्षिप्त प्रक्रिया के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सिविल प्रोसीजर कोड द प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ समरी प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन अंडर। कई बार है क्वेश्चन आया है, यह बिहार जुडिशरी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ऑर्डर 32A ऑफ CPC, ऑर्डर 29 ऑफ CPC, ऑर्डर 34 ऑफ CPC या ऑर्डर 37 ऑफ CPC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऑर्डर 37 ऑफ CPC। और हम 24 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 150 क्वेश्चन आते हैं। तो अब बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको आगे की वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे पूरी वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या अगर आप कोई क्लेट की तैयारी कर रहे हैं या आपके लिए इसमें हायर जुडिशरी के पेपर मिलेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के पेपर होते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन सीधे सीधे सिविल जज में आते हैं, और आपके लिए लीगल में एक्शन भी मिलेंगी। तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो लास्ट क्वेश्चन है कि दस्तावेजों को पेश किया जाना, परिबद्ध किया जाना और लौटाए जाने से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान है, आदेश है। तो इंग्लिश में है विच प्रोविजन ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका ऑप्शन है ऑर्डर 13 CPC, ऑर्डर 5 CPC, ऑर्डर 17 CPC या ऑर्डर 24 CPC। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑर्डर 13 CPC। तो इस वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। आप जानते हैं कि MP सिविल जज में 150 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और CPC क्वेश्चन सॉल्व करवाए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें IPC, जी हाँ, दंड संहिता 1860 और सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो आएँ। और आपके लिए मुस्लिम लॉ की वीडियो भी मिलेंगी, कंपनी लॉ की वीडियो भी मिलेंगी, जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो मिलेंगी आगे चलकर। और हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग अगर ऐसा ही सपोर्ट करते रहेंगे